अच्छा जी, जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि जब आप जीतते हैं तो उन आंकड़ों पर आप सवाल नहीं उठाते हैं, जहां हारते हैं उन आंकड़ों का हवाला देते हैं। लेकिन इससे आगे मैं एक सवाल आपसे पूछूं, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि बिहार में एसआईआर के जरिए एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्गों के वोट काटे जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग को जो डेटा आता है उससे कुछ ही घंटे बाद वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ 56 लाख लोग में से 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। बाकी जो लोग हैं उनमें से 55 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 28 लाख लोग अपना घर छोड़ कर जा चुके हैं, 7 लाख लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा वोटर जगह के हैं। तो फिर ऐसे में वोट काटे जाने वाली बात कहां से आ जा रही है? लक्ष्मण जी देखिए, सिद्धार्थ की बातों को एक बार के लिए मान लेते हैं और मत सुनिए आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। जेडीयू के एक सांसद ने आज क्या कहा वो तो सुनेंगे ना। जेडीयू तो इनका साथी है। उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो पुत्र है वो अमेरिका में है, आपने 1 महीने का समय दिया तो वो कैसे आके अपने सत्यता यहाँ पे साबित करेगा। लेकिन क्योंकि वो सांसद का बेटा है और अमेरिका में है तो उसकी बात तो आज मंच पर आ गई। लेकिन ये बताइए, वो जो बारिश के मौसम में हरियाणा पंजाब में जाने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं बिहार के, वो उनको कब मौका मिलेगा अपनी सत्यापना करने का। आज वो तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर पर हरियाणा और पंजाब में हो सकता है सिद्धार्थ जैसे किसी धन्ना सेठ के यहाँ पर खट रहे होंगे। उनको सिद्धार्थ जैसा आदमी तो नहीं जाने देगा। मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा हूं, सिर्फ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी तरीके से भी इस प्रक्रिया के अंदर आपको फेयरनेस नहीं दिखती है। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं ना कि एससी, एसटी, ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं, तो आप ये बात समझिए कि बिहार में जो मास माइग्रेशन, जो पलायन का मुद्दा रहा, उसको अगर आप जाति के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा पलायन जो हुआ वो एससी, एसटी, ओबीसी का हुआ, सिर्फ रोजगार के माध्यम के लिए। आज उस रोजगार की तलाश में वो किसी और प्रदेश में गए होंगे काम करने, लेकिन वो आज भी वोटर हैं बिहार में। आज वो हर 6 महीने पर बिहार जाते हैं, लेकिन क्या उनकी वो जो नौकरी, उनका जो रोजा भत्ता है, क्या उनको ये अलाउ करता है कि वो एक बार अभी अपना वोट सत्यापित करने जाएं, उसके बाद फिर वोट करने जाएं। और आप इस बात को और समझिए लक्ष्मण जी, ये स्थिति ऐसी बन गई है कि आज अगर आपका वोट सत्यापित नहीं होता है बिहार में, और मानिए आप दिल्ली में अभी काम कर रहे हैं, तो आप ना तो दिल्ली में वोटर हैं, आप ना तो बिहार में वोटर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए कि वो वोटर कहाँ है। और नागरिक होने का जो सबसे पहला अधिकार है वो वोट करने का अधिकार है। तो आपने तो उस नागरिक के वोट के अधिकार को जैसे ही छीन लिया, आपने तो उसकी नागरिकता पर सवाल उठा दिया। और बड़ी बात तो यह है, देखिए ना, इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में जिन कागजों की बात हो रही है, आप मुझे समझाइए कि बिहार में जहां बाढ़ आती है, जहां पलायन होता है, वो कागज कहां से आएंगे। और ये आधार कार्ड के ऊपर जो बार बार इन लोगों ने एक संशय बना दिया, तो आधार की टैगलाइन सबसे पहले बदलिए। आधार की टैगलाइन क्या है? मेरा आधार मेरी पहचान। आप उस पहचान को ही जब आपने उस नीरज आधार जी, से आपने नहीं एक मानते, साथ में दो तो चार क्यों मुद्दे, इतनी बड़ी दो तीन मुद्दे पर ले आए। हाँ नीरज जी, बेसिकली 2-3 मुद्दे आपने उठाए, उस पर अलग अलग हम लोग शो के दौरान चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि जिस लॉजिक से आपने डिफेंड किया राहुल गांधी के इस बयान का कि वोट काटे जा रहे हैं, दरअसल आपका कहना है कि एससी, एसटी, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बाहर चले आए हैं दिल्ली या दूसरी जगहों पर, वो जाकर तो वोटर लिस्ट में नाम डाल नहीं सकते। तो यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि दिल्ली के अखबारों में, चूँकि दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो दिल्ली के सारे अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए थे और कहा गया था कि अगर आप बाहर हैं, आप अपना वोटर लिस्ट अपडेट करना चाहते हो तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ दी गई थी। और अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, मुझे लगता है कि ये इतने बड़ी दिक्कत होगी क्यों? लक्ष्मण जी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरा परिवार भी आज से 30-35 साल पहले बिहार से माइग्रेट हुआ, और मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य हैं जिनका वोटर लिस्ट में आज भी बिहार में नाम है। वो रोजगार के लिए यहाँ रहते हैं, लेकिन वोट देने का जब मौका आता है तो बिहार जाकर वोट करते हैं। आज जब वो प्रक्रिया चल रही है, आज उनको बिना किसी को अप्रोच किए, या तो किसी के नाम को उसमें उन्होंने टिक कर दिया है कि ये मौजूद है, या किसी का नाम हटा दिया है। ये जो प्रक्रिया के अंदर ये जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा है ना, कि किस तरीके से ना तो आपका बीएलओ आपके ब्लॉक का अधिकारी वहां पहुंचा, ना उसने आपको फॉर्म की रिसीविंग दी, और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को चालू किया। और ये जो ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया है, ये तो सबके साथ। हाँ नहीं लक्ष्मण जी मैं घालमेल कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है। जो छोटा सा उत्तर देने का अवसर दीजिए। हाँ
देखिए ना, जो ये ऑनलाइन एक सत्यापन की बार प्रक्रिया है, छोटा उत्तर इसके देने का अंदर अवसर भी दीजिए। आज हाँ, नीरज मिश्रा जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से, फिर बाकी वक्ताओं के पास लक्ष्मण जी जाऊंगा। लक्ष्मण जी देखिए ना, आज की स्थिति में भी हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया है, उसको किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है, हम तो इसके ऊपर भी तो सवाल उठा ही रहे हैं ना। आज मेरे कागज अगर मेरे ग्राम में है, मेरे गांव में है, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उसको ऑनलाइन सत्यापित करूं, तो आज मुझे नहीं लगता कि वहां से वो कागज मंगाकर उसको करना एकदम पॉसिबल है। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में, जैसा जेडीयू के सांसद कह रहे थे, आपको एक समय सीमा देनी चाहिए थी। एक 6 महीने की विंडो होती, क्योंकि आज से साल भर पहले ही जब चुनाव हो रहा था, तब आपने ये सारी प्रक्रिया उस समय कर लेते ना। बाकी जो बार बार कह रहे हैं कि और मुद्दे, हम उन पर बात कर लेंगे, क्योंकि ये मुद्दा आएगा कि कैसे साल भर पहले की वोटर लिस्ट में, जहां प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हो गए, तो हो सकता है वो फर्जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार में दोबारा चुनाव की प्रक्रिया होगी नई वोटर लिस्ट के साथ, नए सांसद बनेंगे, और वो 20 सांसद का जो margin है। नीरज जी, ये जो लॉजिक दिया, चूंकि आप पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप उस लॉजिक को दे सकते हैं, लेकिन ये कहना कि बाहर हैं और कागज घर से कैसे मंगाएगा, पता नहीं, मुझे बहुत ये हजम हो नहीं रहा है। लेकिन खैर, ये चूंकि पॉलिटिकल डिबेट है तो आप लोग अपनी अपनी बात रखें, मैं अपनी बात क्यों रखूं। लेकिन शक्ति सिंह यादव और अनुप्रिया यादव, आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक छोटा सा कमेंट मैं हर्षवर्धन जी आपसे ले लेता हूं कि मेरे को उत्तर देने का अवसर आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा दो हमारे वक्ता और उनको जोड़ लेता हूँ शो में, फिर मैं आपके पास आऊँगा। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, ये कहना कि चुनाव आयोग थोड़ा और समय दे देता तो अच्छा रहता, एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि फिर बिहार में चूंकि इलेक्शन था तो बिहार से क्यों शुरू किया गया, हालांकि चुनाव का डेटा खुद कह रहा है कि 98% से ज़्यादा लोग इसके तहत कवर हो चुके हैं। आपको लगता है कि विवादों से बचना था तो चुनाव आयोग थोड़ा सा और समय देता तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से हो जाती? लक्ष्मण जी, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं भारत की राजनीति पर। मुझे कई बार लगता है ना कि यहाँ राजनीति का मतलब ही है कि जो सत्ता में रहेगा उसके समय में जो कुछ होता रहेगा वो उसका समर्थन करेगा, और विपक्ष में जो रहेगा वो हर वक्त विरोध करेगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं। और दुर्भाग्य उसके आगे का है कि जो बौद्धिक लोग भी हैं, जो पत्रकार हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी उसी भाषा में बात करते हैं। अब आप जरा सोचिए, महाराष्ट्र में राहुल गांधी आज भी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हो गया। कैसे चुनाव चोरी हो गया? तो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम अलग से जोड़ दिए गए, कहीं कहीं वो बढ़ाकर, और उसको कर दिया गया। जो उन्होंने कहा उसका पूरा जवाब पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त दे चुके हैं, बाकायदा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। और कमाल की बात यह है कि जो अपीलेट अथॉरिटी होती है, जिले की पहली यानी डीएम, और दूसरा जो राज्य का चुनाव अधिकारी, कांग्रेस का कोई हारा हुआ व्यक्ति जो प्रत्याशी था, जो विधायक के लिए, वो गया नहीं है। लक्ष्मण जी, इतने तो ईमानदार हैं ये लोग, ये कांग्रेस के नेता हैं, जो या तो राहुल जी ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, या उनके लोग जो है वो राहुल जी की बात नहीं सुने। अगर राहुल जी कह रहे हैं कि चुनाव चोरी हुआ है तो उनको तो जाना चाहिए था, कोई नहीं गया वहां। सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि जो जीतेगा उसके बाद जो रनर अप हैं वो जाएंगे। पता नहीं क्यों हमारे देश के लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी है वो दूसरी बातें कर रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो मतदाता सूची है इसको कैसे देखें? भाई, अगर आरोप लग रहा है तो चुनाव आयोग का काम क्या है? उसका काम ही है मतदाता सूची को ठीक से तैयार करे, और मतदाता सूची में नाम नहीं तो नागरिक नहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं भाई। ये सामान्य समझ दुरुस्त करना चाहिए। ऐसी भी क्या, मतलब इतनी ना समझी अच्छी बात नहीं है कि जो चुनाव में नहीं होगा, पहले पता होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर आयु होनी चाहिए, और कई लोगों का नाम नहीं होता तो नागरिक नहीं होता। ऐसी बेफुजूल की और नासमझी वाली टिप्पणियां वो करने से बचना चाहिए। अब मूल बात समय और होता, कितना समय होता, कितना समय अच्छा समय होगा। अभी 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इस वाले जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पर, उस पर जाके आप ऐतराज कर सकते हैं। और दर्शकों को समझने के लिए, आवाज अड्डा जो लोग देख रहे हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अब जो डिबेट जा रही है ना, उसमें हम लोग की बहस का कोई मतलब नहीं रह गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी तैयार है, हर व्यक्ति तैयार है। 1993 में टीएन शेषन साहब 2 साल में पूरे देश को मतदाता पहचान पत्र देते हैं। न तब तकनीक थी, न तब इंटरनेट था, न तब एक्सेस थी, और पता नहीं आप बोलने से क्यों बच गए। कागज मंगाना है तो आज तो चुटकियों का काम है कागज मंगाना। फिर भी अगर कोई कहे कि कागज हम कैसे मंगाएंगे घर से, तो बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसके आगे की बात, क्या 3 महीने का समय एक राज्य के चुनाव में मतदाता सूची जांचने के लिए पर्याप्त नहीं है? अगर पर्याप्त नहीं है तो 28 जुलाई को जब अभी सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे तो वो बताना चाहिए।
चुनाव आयोग की एक चीज पर मैं पहले से कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि आधार को आप फुल प्रूफ कीजिए और उसको मानिए। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम ये नहीं मानेंगे तो उसका वो जवाब 28 तारीख को देगा। लेकिन इस सब से आगे जो देश को जानना चाहिए, इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी नहीं होता है लक्ष्मण जी। बीएलओ सारे के सारे राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं, जो किसी न किसी विचार, किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। लेकिन चलिए मान लिया वो कर्मचारी हैं। बीएलए जो होता है, बूथ लेवल एजेंट, वो तो बाकायदा हर बूथ पर राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होता है और 1.5 लाख से अधिक बीएलए वहां हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा करा है। यानी आप अपने राजनीतिक दल के उस बूथ एजेंट पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप पूरी इलेक्शन प्रोसेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप राज्य सरकार के हर कर्मचारी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं मिलता है। तो वो सिब्बल साहब का लंदन वाला याद है ना कि ईवीएम खराब है। लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में सौरभ भारद्वाज का वो कार्डबोर्ड पे ईवीएम का बटन दबाना भी आपको याद हो। कब तक तमाशा करेंगे भाई? देश को नीरज मिश्रा जी, आपको कुछ जवाब देना चाह रहे देश के लोगों को अपमानित करना बंद कीजिए। हर्षवर्धन